साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक की अंतिम कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है गांव का घर। इसके कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म पथरगामा गोड्डा झारखंड में 1950 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कई सारे कविता संग्रह प्रकाशित करवाए हैं और अभी जो रचना हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे संशयात्मा से लिया गया है। संशयात्मा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनके कुछ अन्य कविता संग्रह हैं गंगा तट, कवि ने कहा, भिनसार आदि। तो आइए हम लोग ज्ञानेंद्र पति की रचना गांव का घर को समझने की कोशिश करें। कवि कहते हैं, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह। कवि को असल में याद आ रहा है, उन्हें वो चौखट याद आती है जो अंतःपुर के बाहर लगी होती थी। उन्हें वह घर याद आता है जिस घर में सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद इकट्ठा करके रखी जाती थी टिकुली साटने के लिए। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की। उन्हें अंतःपुर के बाहर की वह चौखट याद आती है जिसके बाहर बुजुर्गों को या तो रुकना पड़ता था या खबरदार करनी पड़ती थी खांस कर अथवा कुछ खटका कर, ताकि अंतःपुर की औरतें सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। उस चौखट के बाहर से उन्हें पुकारना होता था। हालांकि गेट पर, द्वार पर कोई पर्दा नहीं लगा होता था, लेकिन एक अदृश्य सा पर्दा था जो मन के ऊपर लगा हुआ था और सीधे तौर पर वहां प्रवेश नहीं किया जा सकता था। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख। असल में यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि वे बिना किसी का नाम लिए आवाज देते थे। बुजुर्ग लोग बिना किसी का नाम लिए आवाज देते थे और वे जिसकी तरफ इशारा करते थे वो घर की वो औरतें होती थी जिनकी तर्जनी की नोक पर घर का सारा काम नाचता रहता था। अर्थात वो हमेशा अपनी उंगली पर घर के काम को नचाती रहती थी, उन कामों में संलग्न रहती थी, लगी रहती थी। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। और उस चौखट के बगल में गेरुआ रंग से लिपी हुई भीत होती थी। दूध देने के लिए जो ग्वाल दादा आते थे वे दूध डूबे हुए अंगूठे से रोज वहां छाप लगाते थे और उनके अंगूठे की वह छाप देखने में शंख की तरह मालूम पड़ती थी। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, और उन छापों को देखकर कवि को ऐसा लगता था जैसे ग्वाल दादा के अंगूठे की वह छाप उनके बचपन के माथे पर लगाया गया तिलक है। महीने के अंत में उन सभी छापों को गिना जाता था और फिर उनका भुगतान किया जाता था। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। गांव के उस घर में अब वो गंवारपन नहीं है, गांव की वह संस्कृति बची हुई नहीं है। कवि ने यहाँ पर एक करारा व्यंग्य किया है। पंचायती राज की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जिस तरह से पंचायती राज आने पर पंच परमेश्वर खो गए, पंचायती राज आने से पहले ही वे काफ़ी सक्रिय थे और गांवों में बहुत ज़्यादा पंचायतें होती थीं।
लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी। यूँ तो बिजली बहुत पहले से देहात में आई हुई है, लेकिन उसका हश्र ये है कि वो जितनी अधिक आती है उससे ज़्यादा नहीं आती, अर्थात उससे ज़्यादा कटी जाती है। ऊपर से दहेज का एक ऐसा रिवाज पसरा हुआ है कि हर व्यक्ति अपने बेटे की शादी में दहेज मांगता है और दहेज में टीवी चाहिए ही। हालांकि विडंबना यह है कि उस टीवी को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। लालटेनें हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी। लालटेनें अब भी गाँव में मची हुई हैं, लेकिन वे आलों में, ताकों में कैलेंडरों से ढकी हुई पड़ी रहती हैं। अधिकांशतः वे लालटेनें बेकार ही पड़ी रहती हैं। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। और रात में चूंकि बिजली कम रहती है, इसलिए उजाला कम, अंधेरा ज़्यादा रहता है। उस अंधेरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में उस गांव को छोड़ दिया गया है राम भरोसे, उसे कोई देखने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने को जैसे देहात विवश हो। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, पट भिड़काए कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। यूँ तो शहर जो देहात से काफ़ी दूर है, वहाँ अब भी ऑर्केस्ट्रा बजता है, लेकिन बंद दरवाजे के भीतर, और उसकी कोई खबर यहाँ तक नहीं आती। न तो आवाज़ की खबर आती, न ही रोशनी की खबर देहात तक आती है। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा, गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। और देहात का हाल ये है कि वहाँ जो होड़ी, चैता, इस तरह के लोक रंग से भरे हुए गाने गाए जाते थे, वे गाने बंद से हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे एक शोक गीत पसरा हुआ है सारे देहात में, सभी गांवों में। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। कभी कभी पहले शहरों से देहात तक सर्कस आया करते थे, लेकिन अब उनका आना भी बंद हो गया है। वे जो सर्च लाइट के साथ आते थे, वो अब उसकी रोशनी भी उपलब्ध नहीं है। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। कवि ने यहाँ जंगलों और वन्य प्राणियों के ऊपर होने वाले जुल्म पर भी भरपूर व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जंगल में गजदंत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है और उन्हें मार डाला जाता है, ठीक उसी तरह से देहात का हाल हो गया है। यूँ तो कहने को देहात है, लेकिन उसका देहातीपन खो गया है। ठीक वैसे ही जैसे हाथी तो है मरा हुआ, लेकिन उसका दांत काट कर ले जाया गया है। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर। शहर में लोग जा रहे हैं, शहर लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन शहर का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर लोग रो रहे हैं, वहाँ पर दुर्गंध फैली हुई है। या तो लोग मुकदमों के सिलसिले में जा रहे हैं या अपना इलाज कराने जा रहे हैं, जहाँ उन्हें बुरी तरह ठगा जा रहा है। कि जिन बुलवों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। और इस प्रकार शहरों ने उनके जीवन की जो गाढ़ी कमाई है उसको भी छीन लिया है। जब जब उन्हें किसी मजबूरी से शहर जाना पड़ता है तो उन घरों की रीढ़ झुरझुराती है, वो रीढ़ कमज़ोर पड़ जाती है, और इस तरह से देहात का हाल बेहाल बना हुआ है। तो देहात में जिस तरह से छीजन हो रहा है, जिस तरह से देहाती रंग, देहाती संस्कृति खोती जा रही है, उस पर ज्ञानेंद्र पति ने
बहुत ही अच्छी रचना की है। मुझे लगता है लोक संस्कृतियों को बचाने की दिशा में उनकी यह रचना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है और होगी। तो यह कविता भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कविता को ठीक से समझ गए होंगे। बस मैं यही कहूँगा कि यूं ही साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और साहित्यांगन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले दिनों में साहित्यांगन पर और भी छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारी उपयोगी सामग्रियाँ आएंगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बराबर नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग विराम लेते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस मंच से आज के लिए विदा लेता हूँ। फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद।